साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2026 में क्या-क्या एक्सपेक्टेशन हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से कर सकते हैं। तो 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा और ये जो बजट पेश किया जाएगा वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। मींस 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर ये बजट एप्लीकेबल रहने वाला है। तो चलिए बजट से क्या क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं इस बार इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स मिडिल क्लास रिलीफ। तो आप जानते ही हैं गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बहुत बड़ा रिलीफ जो है अपने टैक्स पेयर्स को दिया था, जहां पर इनकम टैक्स की लिमिट को 12 लाख रुपए तक इंक्रीज़ कर दिया था। अगर आप एक सैलरीड पर्सन थे तो उसको आप बोल सकते हैं 12,75,000 रुपये तक कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पर टैक्स की रिबेट मिल जाती है 60,000 रुपीज़ तक की। तो लास्ट ईयर तो एक बहुत बड़ा रिलीफ ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है, तो इस साल भी गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई जा रही है। क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं कि कुछ और ज़्यादा टैक्स में राहत जो है वो प्रोवाइड करे टैक्स पेयर्स को? तो देखिए, इसके लिए सबसे पॉसिबिलिटी तो यही होती है कि आप जानते हैं आज भी आपकी ओल्ड टैक्स स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 की है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को ओल्ड टैक्स स्कीम में बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया जाए, और न्यू टैक्स स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए न्यू टैक्स स्कीम में भी जो है इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। लाख रुपए तो अभी ऑलरेडी मिलती है, 1.25 लाख रुपए तक या 1.5 लाख रुपए तक इसको भी इंक्रीज़ करा जाना चाहिए, ताकि टैक्स के पेयर्स के ऊपर जो टैक्स का बर्डन हो वो कुछ कम हो। उसके अलावा एक यूनिफाइड आईटीआर, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि ऐसे पर्सन्स जो कि बहुत ज़्यादा इनकम उनकी नहीं होती है या कॉम्प्लेक्स उनका इनकम का डेटा इस तरीके का नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो ईजिली ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को खुद से ही फाइल कर सकें। दूसरा, एक बहुत टाइम से एक चर्चा चल रही है कि जॉइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल्स में भी कंसिडर्ड। तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों को अपनी अलग अलग आईटीआर ही फाइल करनी पड़ती है। तो कुछ इस तरीके का प्रोविज़न होना चाहिए इनकम टैक्स के अंदर कि जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ वर्किंग हो, दोनों ही एक जॉइंट रिटर्न फाइल करें, जॉइंट टैक्सेशन जो है वो फाइंड आउट किया जाए दोनों ही इनकम के ऊपर, और जो है उस जॉइंट टैक्स के टैक्सेशन के द्वारा ही जो है उनका टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए। अभी क्या होता है, हस्बैंड भी अपना, अगर उसकी सैलरी सपोज करें 24 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 30% टैक्स स्लैब में फॉल हो जाएगा। वाइफ की भी अगर 24 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो वो 30% टैक्स स्लैब में फॉल हो जाएगा, जो कि हमारा मैक्सिमम टैक्स स्लैब है इंडिविजुअल्स के केस में। तो वो दोनों ही जो है एक मैक्सिमम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। तो कुछ जॉइंट टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों को इनकम को कंसिडर करते हुए, ताकि जो हाइयर टैक्स है 30% का वो उनके ऊपर ना लगे। तो ये जो है कुछ एक्सपेक्टेशन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से। उसके अलावा देखिए, कंटिन्यू फोकस ऑन न्यू टैक्स रिजीम। आप जानते ही हैं, जब आपने आईटीआर फाइल की थी अभी लास्ट ईयर 24-25 के लिए, तो वहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया था। मीन्स आप अपनी आईटीआर फाइल करते थे, अगर वहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ नहीं करते थे कोई भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो जाती थी, उसी के प्रोविजंस और टैक्स एप्लीकेबल आपकी इनकम के ऊपर हो जाते थे। तो अब कंटिन्यूसली इसको अगर फोकस रखना चाहती है, इसको बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, तो एक आंकड़े के अनुसार लास्ट ईयर जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल हुई हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलें, अगर 100 रिटर्न फाइल हुई हैं तो 75% जो रिटर्न है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल की गई हैं लोगों के द्वारा। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत कम लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल किया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको जो है एसएससीज हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके द्वारा वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डिडक्शंस वगैरह जो है अभी नहीं दी जाती हैं। अब हम अगर चाहें कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसको फर्दर जो है ज़्यादा लोकप्रिय बनाएं, इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, तो कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस या एग्जम्पशंस जरूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कुछ ही एग्जम्पशन या डिडक्शन मिलती है। जैसे कि आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया एनपीएस का, या एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपीज़ की। तो सबसे पहले तो अगर डिडक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, तो ये जो 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसको बढ़ाकर 1,25,000 या फिर 1.50 लाख कर दिया जाए, ताकि टैक्स की लायबिलिटी कुछ कम हो जाए। या फिर कुछ जो बेसिक डिडक्शंस हैं उनको इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। जैसे होम लोन का बेनिफिट अभी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो वो केवल और केवल उस प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है जो कि रेंटल होती है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर तो मिलता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिडक्शन मिलनी चाहिए टैक्स पेयर्स को, जैसे मेडिकल की डिडक्शन हो गई, एक इमरजेंसी में ही एक मेडिकल पॉलिसी लेके रखता है एक टैक्स पेयर, तो उसकी डिडक्शन मिले, बच्चों के एजुकेशन लोन वगैरह की, या 80C के अंदर जो वो एलआईसी वगैरह के अंदर पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था। तो कुछ डिडक्शंस गवर्नमेंट को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को टोटली ही ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है न्यू टैक्स रिजीम और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, तो कुछ अच्छी चीज़ें जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं
उसमें से कुछ एक डिडक्शंस, सारे डिडक्शन तो नहीं लाने वाली है गवर्नमेंट, तो कुछ डिडक्शंस को ज़रूर जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, या कुछ एग्जम्पन्स जैसे एचआरए एक बहुत ही कॉमन एग्जम्पन है, उसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ताकि न्यू टैक्स रिजीम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए और कहीं ना कहीं इसकी जो रिबेट है उसको लिमिट को भी बढ़ाया जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को जो है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के केस में भी देखिए साथियों वही है कि हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिले, इंटरेस्ट इनकम का उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। अभी 50,000 तक की उनको इंटरेस्ट इनकम की जो है 80 के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। वहीं सीनियर सिटीजन के केस में खास तौर पे 80D का बेनिफिट उनको ज़रूर देना चाहिए, जो कि केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो 60 साल या 60 साल के ऊपर जो व्यक्ति होता है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाता है। तो 60 साल के बाद जो है वो बीमारियाँ लगनी भी शुरू हो जाती है, तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सीनियर सिटीजन का। तो एटलीस्ट जो 80D की डिडक्शन होती है मेडिकल इंश्योरेंस की या प्रीमियम की या जो एक्सपेंस करते हैं, उसका बेनिफिट तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसको जो है न्यू टैक्स रिजीम में ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं आप कैपिटल गेन टैक्स होता है आपको म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, इक्विटी वगैरह में। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग पीरियड होता है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट होता है। अभी अगर मैं बात करूँ तो 12.5% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, 20% लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, 1.25 लाख तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप गवर्नमेंट चाहती है इसको भी अट्रैक्टिव बनाना, तो इसकी होल्डिंग पीरियड को कुछ फर्दर जो है इसके ऊपर सोच विचार किया जाए, एग्जाम्पशन को बढ़ा दिया जाए। जो 1.25 लाख की अभी एग्जाम्पशन मिलती है उसको 1.5 लाख या 2 लाख किया जाए। तो इस तरीके से कैपिटल गेन एग्जाम्पशन के ऊपर भी गवर्नमेंट को कुछ काम करना होगा, अगर गवर्नमेंट चाहती है इसको जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। उसके अलावा जो कंप्लाइंसेस का पार्ट है उसको सिंप्लीफिकेशन करना हम ये उम्मीद करते हैं। सिंगल कॉमन आईटीआर का कंसेप्ट जो कि बहुत टाइम से बात चल रही है कि एक सिंगल आईटीआर ही फाइल की जाएगी, जो कि कॉमन आईटीआर होगी, जो कि आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट 26AS आईटीआर से ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा जो है आपका फिल हो जाएगी आईटीआर आपकी, ताकि जो कि स्मॉल एसएससीज है, स्मॉल टैक्स पेयर है, जिनको सीए के पास जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तो उनको ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली ही उनकी आईटीआर जो है इस सिंपल प्रोसेस से फाइल हो जाए। तो ये कुछ कॉमन एक्सपेक्टेशन जो है हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से करते हैं कि इस आने वाले बजट में कुछ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाए, ताकि जो है लोगों को एक राहत मिल सके। थैंक यू वेरी मच।